Hello everyone, welcome to E Anant and today we are starting with chapter number 1 understanding diversity। तो इस चैप्टर में हम डाइवर्सिटी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बता दिया है कि इन दिस चैप्टर हम जानेंगे कि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है, और वो कई अलग अलग रीजन से देखने को मिल सकते हैं, उनका कल्चर हमको अलग देखने को मिलेगा और उनके रिलीजन भी आपको अलग देखने को मिलेंगे। और ये जितने भी लोग होते हैं ये अलग अलग बैकग्राउंड से होने के कारण हमारी कंट्री जो है उसको एक इंटरेस्टिंग और एक डाइवर्स कंट्री बनाते हैं। और यहाँ पे बताया कि अगर 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव, यहाँ पे बोला कि 3 बच्चों ने यहाँ पे ये 3 पिक्चर बनाई है और देखिए सबकी पिक्चर एक दूसरे से आपको अलग देखने को मिलेगी, ठीक है, ये तीनों पिक्चर एक दूसरे से अलग है। एंड द चांसेस दैट यू आर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर 3, ठीक है, बिकॉज ईच वन ऑफ हैज अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल, क्योंकि जो ये तीनों है इन सबकी अपनी अपनी ड्राइंग स्टाइल है, ठीक है, वो सेम तरीके से ड्राइंग नहीं कर सकते। अब इस सेक्शन में आपको मेकिंग फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको 2 लोगों के बारे में कहानी बताई गई है जो कि मैं आपको शॉर्ट में समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप इस डायग्राम को फोकस करिए और इस डायग्राम में आपको 2 लड़के दिख रहे हैं। ये जो लड़का दिख रहा है जो रेड शर्ट पहने हुए हैं, ये लड़का पेपर बेचता है। और ये जो लड़का है ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि साइकिल पे बैठा हुआ है ना। और ये एक ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं, तो वहां पे ये जो येलो शर्ट वाला जो लड़का है जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, वो इस रेड शर्ट वाले लड़के से बोलता है कि मेरे को आप एक हिंदी पेपर दीजिए। तो ये जो रेड शर्ट वाला लड़का रहता है ये बहुत हैरान हो जाता है और ये उससे पूछता है, अरे आप तो बिल्कुल अंग्रेज दिखते हैं, क्या आपको हिंदी आती है? तो जो येलो शर्ट वाला जो साइकिल पे बैठा हुआ लड़का है वो जवाब देता है कि हाँ, मेरे को इंग्लिश भी आती है, लेकिन मैं हिंदी हिंदी बोल भी सकता हूँ और हिंदी लिख भी सकता हूँ। मैंने अपने स्कूल में एक सब्जेक्ट पढ़ा है और वो हिंदी था। फिर ये रेड टी शर्ट वाला लड़का कहता है कि ये सब्जेक्ट क्या चीज होती है, और उतने में ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाता है और जो हमारा बाइसिकल वाला जो लड़का है वो चला जाता है। फिर अगले दिन ये लोग फिर से मिलते हैं और नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो पेपर बेचने वाला लड़का रहता है वो कहता है कि भैया आपका अखबार, ठीक है, अब बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या चीज है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा बाइसिकल वाला लड़का रहता है वो कहता है ओके, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, हम जो भी पढ़ते हैं वो एक सब्जेक्ट होता है। फिर जो हमारा बाइसिकल वाला लड़का है उसने उस पेपर बेचने वाले लड़के से पूछा कि क्या तुम स्कूल नहीं गए? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया। और फिर से सिग्नल ग्रीन हो जाता है और फिर ये अगले दिन फिर से मिलते हैं। जब अगले दिन मिलते हैं तो एक दूसरे को वो दोनों अपना नाम बताते हैं, तो इत्तेफाक से उन दोनों का नाम क्या रहता है? समीर रहता है। लेकिन जो लड़का पेपर बेचता है वो मुस्लिम रहता है और जो लड़का हमारा बाइसिकल पे रहता है वो हिंदू रहता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर वो अगले दिन फिर से मिलते हैं, लेकिन जब अगले दिन मिलते हैं तो जो पेपर बेचने वाला जो समीर है वो उस दिन बहुत उदास दिखता है। और जब वो पूछता है हमारा बाइसिकल वाला जो लड़का जब समीर से पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों, तो वो बताता है कि हमारे मेरठ में दंगे हो गए हैं और मेरी पूरी फैमिली तो वहीं पे है, इसलिए वो बहुत उदास रहता है। और फिर जब अगले दिन वो फिर से हमारा बाइसिकल वाला जो समीर है जब अगले दिन फिर से सिग्नल पे रुकता है तो फिर उस दिन उसको वो लड़का नहीं दिखता है। अब यहाँ पे बताया है कि जो पहला वाला समीर है वो इंग्लिश के साथ फेमिलियर है ना, लेकिन जो दूसरा समीर है वो हिंदी के साथ बहुत फेमिलियर है। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, दोनों का रिलीजन भी अलग अलग है, ठीक है। समीर जो पहला वाला जो हमारा जो बाइसिकल वाला समीर है वो हमारा हिंदू है, और जो हमारा पेपर बेचने वाला जो समीर है वो यहाँ पे आपको मुस्लिम रिलीजन का दिख रहा है। और अलग अलग रिलीजन और कल्चरल बैकग्राउंड दोनों का देखने को मिलता है ना। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी इंडिया क्या है? डाइवर्स कंट्री। यहाँ पे आपको नाम भले ही एक मिल जाए, दोनों का नाम समीर था, लेकिन एक आपको मुस्लिम रिलीजन से मिल रहा है, एक आपको हिंदू रिलीजन से मिल रहा है, एक आपको अच्छे बैकग्राउंड से मिल रहा है, एक आपको थोड़े पुअर बैकग्राउंड से मिल रहा है। और यहाँ पे ये बताया है कि समीर दो मतलब जो हमारा पेपर बेचने वाला जो लड़का था उसको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। एंड दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो डिफरेंस है
कि उसको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, है ना। ये पहले वाले डिफरेंस से बहुत अलग है। कैसे? पहले तो जो पहला डिफरेंस है उसमें तो सिर्फ ये पता चलता है कि दोनों का रिलीजन अलग है, लेकिन अब जो डिफरेंस है वो अलग डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। इनइक्वालिटी कब होती है? जब कोई एक पर्सन स्कूल जा सकता है, ठीक है, लेकिन वहीं पे एक दूसरा पर्सन गरीब होने के कारण या फिर किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाता। यहाँ पे ये पता चलता है कि ये दोनों पर्सन कितने इनइक्वल है, ठीक है। एंड द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी। और हमारे इंडिया में जो कास्ट सिस्टम हुआ करता था वो भी इनइक्वालिटी का ही एक एग्जांपल होता था, है ना। कास्ट सिस्टम में हमारी सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया था और सभी को अलग अलग वर्क भी बांट दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है कि इफ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर। मतलब अगर आपके पेरेंट पॉटर है तो आप सिर्फ पॉटर बन सकते हैं। ये तो बहुत गलत चीज है। और यहाँ पे दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, और ऐसा मानते थे कि ये जो सिस्टम है कभी पलटा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आज हमने बड़ी मेहनत के बाद इस कास्ट सिस्टम को रोकने की पूरी कोशिश करी है। एंड दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। और ये कास्ट सिस्टम भी क्या करता था? इनइक्वालिटी की सिचुएशन क्रिएट करता था। भाई कैसे? मान लीजिए किसी के जो फादर है वो कॉबलर है, तो क्या जरूरी है उनका जो बच्चा है वो कॉबलर ही बने? क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या वो इंजीनियर नहीं बन सकता? है ना। तो ये कास्ट सिस्टम बहुत बुरी चीज होती है। एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर inequalities in the following chapter। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब हम जानेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। So let us move to our another topic, diversity in India। So India is a country of many diversities। हमारा इंडिया बहुत डाइवर्सिटी के साथ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अलग अलग लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी और तरह तरह का आपको खाना देखने को मिलेगा, फूड देखने को मिलेगा। बहुत तरह के आपको यहाँ पे फेस्टिवल्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पे रिलीजन्स मिलेंगे। दैट इज वाई आवर कंट्री इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। अब यहाँ पे हमको बताया है कि हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। चलिए देखते हैं। अ लिटिल मोर देन 200 years ago people traveled from one part of the world to another in ships, on horses or camels or on foot। यहाँ पे बताया कि अगर हम कुछ 200 साल पहले की भी बात करें तो यहाँ पे आपके पास ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार वगैरह होता नहीं था। तो लोग कैसे ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे? वो जहाज में बैठ के जाते थे, जो कि पानी का जहाज होता है ना, या फिर वो घोड़ों पर बैठ के, या फिर ऊंट पर बैठ के, या फिर वो पैदल चलकर एक से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था, क्योंकि जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करते थे वो इतना ज्यादा होता था कि वो जहाँ पे वो ट्रेवल करते थे वहीं पे जाके वो उसी जगह पे बस जाते थे, ठीक है, वहीं पे वो रुक जाते थे और काफी समय तक वहां पे रुके रहते थे। अब जब वो अपनी जगह छोड़ के किसी नई जगह पे जाएंगे तो उससे दो चीज होंगी, या तो वो कंप्लीटली बिल्कुल न्यू चीजों को अपना लेंगे, है ना, जैसे वो अपने आप को कंप्लीटली उस एरिया के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, या फिर वो थोड़ा थोड़ा उस एरिया के अकॉर्डिंग हो जाएंगे और थोड़े थोड़े वो अपनी पुरानी आदतों को बरकरार रखेंगे। यही कारण होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मान लीजिए जो हमारा आज इंडिया है, एक टाइम तक यहाँ पे आपको सिर्फ हिंदू लोग देखने को मिलते थे, लेकिन फिर इस्लामिक रिलीजन की जब एंट्री हुई तो अब आपको यहाँ पे मुस्लिम लोग भी आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। इसलिए आज इंडिया एक डाइवर्स कंट्री हो गई है। समटाइम्स टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटिल, है ना। यहाँ पे यही बताया कि नई जगह में अपना घर बनाने के लिए वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाते थे, और कभी कभी दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वे, और कभी कभी कुछ पुरानी चीजों को भी वो मैनेज करते रहते थे। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। तो उनकी जो भाषा थी, उनका जो खाना पीना होता था, उनका जो गाना या संगीत की हम बात करें, उनके जो रिलीजन होते थे वो बिल्कुल मिक्स हो गए, है ना, नए और पुराने में बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और इन दो डिफरेंट कल्चर्स के मिक्स होने पे आपको एक नई चीज देखने को मिलती है। एंड दस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। और इसलिए कोई भी एक पर्टिकुलर जगह की हम बात करें तो वो अपनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, बहुत डाइवर्स। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू द ज्योग्राफिकल एरिया इन विच दे live। For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area। यहाँ पे ये बताया कि अगर आप एक समुद्र के किनारे रहेंगे तो वो आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। किससे? अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो दोनों जगह पे जो आदमी के जो रहने का जो तरीका होता है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा।
डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, वहां के लोगों की जो कपड़ा पहनने का जो तरीका होगा वो भी अलग होगा, उनके खाने की आदतें भी अलग होगी, ठीक है, और जो काम वो करते होंगे वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमारी बुक कहती है कि चलिए हम देखते हैं केरला के लोगों के बारे में और लद्दाख के लोगों के बारे में। अब हम दो जगह के बारे में पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में और एक हम पढ़ेंगे केरला के बारे में, ताकि हमको इन दोनों जगह की ये जो दोनों जगह है यहाँ इनमें क्या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं लद्दाख की। सो लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की ईस्टर्न पार्ट में आपको लद्दाख देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यहाँ पे वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। अब ये जो एरिया ये बहुत सर्दी वाला एरिया और यहाँ पे साल के ज्यादातर समय आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पे पानी तो गिरना ही नहीं है और यहाँ पे इसलिए खेती करना बहुत मुश्किल है, बल्कि पॉसिबल ही नहीं है। एंड देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन, और यहाँ पे पेड़ का उगना भी बहुत मुश्किल है और बहुत कम ही पेड़ यहाँ पे उगते हैं। एंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ, और गर्मी के महीने में जो बर्फ पिघलती है उसी को लोग स्टोर कर लेते हैं एक बड़ी जगह पे, और ताकि वो साल के बाकी टाइम वहीं से पानी को लेके यूज कर पाए। People here keep sheep, and the sheep in this region are special because they produce पश्मीना wool। यहाँ के लोग शीप को पालते हैं ना, शीप मतलब भेड़ों को पाला करते हैं, लेकिन यहाँ की जो भेड़ होती है वो दूसरी जो नॉर्मल जो भेड़ होती है उससे बहुत अलग होती है, क्योंकि यहाँ की जो भेड़ होती है, जो यहाँ की शीप होती है, वो प्रोड्यूस करती है एक स्पेशल टाइप का वूल, एक स्पेशल टाइप का वूल जिसको बोलते हैं पश्मीना। And this wool is priced, and पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो ये जो वूल होता है ये काफी महंगा होता है, और जब इस वूल से हम एक शॉल बनाते हैं जो कि पश्मीना शॉल के नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत महंगा होता है। The people in Ladakh carefully collect the wool of the sheep and sell this to the traders from कश्मीर। लद्दाख के लोग वूल कलेक्ट करते हैं और कश्मीर के ट्रेडर्स को, व्यापारी लोगों को बेच दिया करते हैं। लद्दाख के लोग वूल कलेक्ट करके शीप से कश्मीर के लोगों को बेच दिया करते हैं और कश्मीर के लोग फिर उससे पश्मीना शॉल बनाया करते हैं। तो कश्मीरी वो जगह है जहाँ पे पश्मीना शॉल बनाया जाता है, लेकिन पश्मीना शॉल बनाने के लिए जो वूल आता है वो कहाँ से आता है, वो लद्दाख से आता है। और लद्दाख के जो लोग होते हैं वो मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, जैसे कि चीज हो गया, बटर हो गया। और लद्दाख में सभी की जो हर आदमी की जो फैमिली होती है वो कुछ गोट्स और कुछ काउज अपने पास रखती है ना। और यहाँ पे याक काउस के बारे में भी बताया है, जो याक काउस होती है आप नेट पे देखिएगा आप समझ जाएंगे। And being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders। और ऐसा ये नहीं कि अगर लद्दाख आपका बहुत खाली और रेगिस्तान जैसा एरिया है ना, एक डेजर्ट जैसा एरिया है, तो यहाँ पे आपको ट्रेडर्स देखने को नहीं मिलेंगे। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मेनी पासेस थ्रू विच कारवां ट्रेवल टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत। मतलब ये बताया गया है कि इतना खाली एरिया होने के बाद भी लद्दाख बहुत फेमस है, क्योंकि लद्दाख के पास से ही तिब्बत जाने का रास्ता है। तो जितने भी व्यापारी लोग होते हैं उनको अगर तिब्बत जाना है तो उनको लद्दाख से होते हुए जाना है, और इसी तरह लद्दाख के लोगों को भी मौका मिल जाता है ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करने का। And these caravans carried textiles and spices, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। और ये जो कारवंस होते हैं ये क्या कैरी करके ले जाते हैं, ये टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े वगैरह लेके चले जाएंगे, या फिर आपके मसालों का ट्रेड करने चले जाएंगे, है ना। कच्चे सिल्क का ट्रेड किया जाता है, कालीन का ट्रेड किया जाएगा, कारपेट्स जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो बुद्धिज्म है, जो एक रिलीजन है, तो ये लद्दाख तक ये तिब्बत तक कैसे पहुंचा है, ये लद्दाख के जरिए पहुंचा है, ठीक है। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और इसको छोटा तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो, है ना। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारा लद्दाख है वहाँ पे आपको इस्लाम जो धर्म है वो वहाँ पे कुछ 400 साल पहले क्या हो गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था। एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, और यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम लोग भी आपको देखने को मिलेंगे।
लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोयम। यहाँ के लोग सॉन्ग्स गाया करते हैं, पोएम्स लिखा करते हैं। एंड लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। और तिब्बत का एक नेशनल एपिक है जिसको केसर सागा के नाम से जानते हैं ना, तो ये भी यहाँ पे लोग गाते हैं, परफॉर्म करते हैं और मिलके करते हैं। मुस्लिम लोग भी करते हैं, और जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो भी ये चीज करते हैं। तो इस तरीके से हमने लद्दाख जो कि इंडिया में एक जगह, उसके बारे में जाना, वहाँ के लोगों के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे केरला के बारे में। सो केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया एंड इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। तो हमारे इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको केरला एक जगह देखने को मिलेगी, है ना, जो कि एक हमारी इंडिया की स्टेट है। एंड इट इज सराउंडेड बाय द सी। तो ये जो हमारा केरला है वो एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills। और केरला की जो हिल्स है वहां पे जो लोग होते हैं वो मसालों को उगाते हैं। मसालों में वो मिर्ची उगाते हैं, वो लौंग उगाते हैं और वो इलायची उगाते हैं। It is spices that made this region एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। एंड ये जो हमारा केरला है, तो यहाँ पे जो लोग मसाले उगाते हैं और इन्हीं मसालों ने किसको अट्रैक्ट कर दिया? ट्रेडर्स को इस जगह के लिए अट्रैक्ट कर दिया। एंड इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। तो यहाँ के जो स्पाइसेस हैं उसी के कारण जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस प्लेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। और सबसे पहले यहाँ पे अरब से ट्रेडर्स आए थे और ज्यूइश जो ट्रेडर्स होते हैं वो आए थे। एंड द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस is believed to have come here nearly 2000 years ago। अब क्रिश्चियन लोगों में क्या होते हैं जो भगवान के जैसे यहाँ पे जो अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट इसका मतलब होता है भगवान का दूत। तो जो सेंट थॉमस थे उनको भगवान का दूत माना जाता था। एंड ऐसा बोला था कि ये यहाँ पे 2000 ईयर्स अगो आए थे, ठीक है, 2000 साल पहले केरला में सेंट थॉमस आए थे। एंड ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि हमारे इंडिया में जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो सेंट थॉमस लेके आए थे और सेंट थॉमस को लोग ईश्वर का दूत समझते थे। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। और बहुत सारे बहुत सारे जो अरब के ट्रेडर्स थे वो भी यहाँ पे आके सेटल हो गए। उनमें से यहाँ पे बताया कि जो इब्न बतूता था वो हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 इयर्स अगो। तो 700 साल पहले करीब यहाँ पे इब्ने बतूता नाम का एक आदमी आया था और उसने यहाँ पे एक ट्रेवलॉग लिखा था which he describes the lives of Muslim and says that there were a highly respected community। तो इब्ने बतूता नाम का एक ट्रेवलर आया था केरला में करीब 700 साल पहले और उसने एक ट्रेवलॉग लिखा था, मतलब उसने अपनी ट्रेवल के बारे में एक बुक लिखी थी जो उसने जितना भी घूमा फिरा हमारे इंडिया में आकर। और उसने बताया कि यहाँ पे जो मुस्लिम लोग होते हैं ये बहुत रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। और तो इब्ने बतूता ने मुस्लिम लोगों की लाइफ के बारे में बताया और बोला कि ये बहुत हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी होती है। एंड द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डे गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। और इसके बाद हमारे को पता है कि पोर्टुगीज लोग आए थे जिसमें वास्को डे गामा हमारी कंट्री इंडिया में आया था और वो इसी रूट से आया था। Because all of these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism। आपको यहाँ पे जुडाइज्म देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे इस्लाम रिलीजन देखने को मिल जाएगा, क्रिश्चियनिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, हिंदू लोग भी आपको देखने को मिलेंगे और बुद्धिस्ट लोग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बताया है कि द फिशिंग नेट्स यूज्ड फॉर हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला या फिर चीन वाला। तो यहाँ पे जो लोग मछली पकड़ते हैं तो जिस जाली का उपयोग करते हैं, है ना, वो बिल्कुल चाइना की जो फिशिंग नेट्स होती है उससे सिमिलर होती है, इसलिए उसको चीन वाला बोल दिया। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चीना शर्ट। ठीक है, तो जो बर्तन जिसमें ये लोग फ्राई करते हैं कोई भी चीज को, उसको भी इन लोगों ने चीना शर्ट नाम से नाम दे दिया।
and it is believed that the word चीन could have come from China. और जो चीन शब्द हम आज बोलते हैं ये ऐसा मानते हैं कि चाइना से ही आया है. The fertile land and climate are suited to growing rice and the majority of people here eat rice. और केरला का जो क्लाइमेट है वो राइस उगाने के लिए सबसे अच्छा क्लाइमेट है, चावल उगाने के लिए. इसलिए केरला के ज्यादातर लोग राइस खाते हैं और फिश खाते हैं और वेजिटेबल्स भी खाते हैं. अब ये बोट जो आपको दिख रही है, यहाँ पे इस बोट के बारे में बताया है कि द बोट रेस, यहाँ पे नाव की एक रेस होती है. द बोट रेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला. तो ओनम नाम का एक फेस्टिवल है जो केरला में सेलिब्रेट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बोट रेस कराई जाती है, जो कि यहाँ का बहुत फेमस फेस्टिवल है. ठीक है, अब हमने देखा कि वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स. ठीक है, ज्योग्राफिकली अगर देखें तो केरला अलग जगह पे आपको इंडिया में मिलेगा, लद्दाख आपको अलग जगह पे मिलेगा और बहुत अलग अलग भी हैं. बट द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैज सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. लेकिन जो दोनों की हिस्ट्री है उसने सेम कल्चरल इन्फ्लुएंसेस देखे हैं. एंड बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स. दोनों ही जगह लद्दाख में भी और केरला में भी है ना, यहाँ पे भी चाइनीज पीपल, आप चाइनीज ट्रेडर्स जाया करते थे, अरब ट्रेडर्स जाया करते थे. इट वॉज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलॉट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रीव ट्रेडर्स टू दिस रीजन. है ना, लद्दाख में वूल के चक्कर में जो जितने भी व्यापारी होते थे वो लद्दाख जाते थे पश्मीना वूल के लिए, और केरला में मसालों के लिए व्यापारी लोग गए. एंड दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन. और इस तरीके से हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी दोनों जो कल्चरल लाइफ है उसमें बंध सी गई. So in this topic we will see unity in diversity. India's diversity has always been recognized as a source of its strength. मतलब हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग यहाँ पे आपको जो रिलीजन देखने को मिलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस है यहाँ पे, है ना, तो यही हमारे इंडिया की क्या है, ये हमारे इंडिया की ताकत है. और यहाँ पे ये बताया कि जब हमारे देश पे ब्रिटिश का कंट्रोल हुआ करता था तो यहाँ के जो वुमेन एंड मेन थे फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड केम टुगेदर टू अपोज देम. मतलब सभी अलग अलग रिलीजन के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों का क्या किया, मिलकर सामना किया और उनको हमारे देश से बाहर भगाया. इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड. और हमारे इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था, हमारे देश की जो आजादी की लड़ाई थी, उसमें भी अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने मिलकर लड़ाई में साथ दिया. And they worked together to decide joint actions. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. ठीक है, उनने साथ काम किया, है ना, और वो साथ में ही जेल जाया करते थे और उनने हर वो चीज करी जिससे ब्रिटिश काम क्या कर सके, ब्रिटिश काम क्या कर सके, अपोज कर सके. एंड यहाँ पे बताया कि द ब्रिटिश, सॉरी फिर से देखते हैं. एंड इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. और ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इंडिया में तो बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो हम इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से डिवाइड कर सकते हैं और हम यहाँ पे आसानी से रूल कर सकते हैं. लेकिन बेचारे उनको ये नहीं पता था कि यही हमारे देश की क्या है, ताकत है. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. और यहाँ के लोगों ने दिखा दिया, भले ही वो बहुत अलग अलग रिलीजन के, लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन सब ने मिलकर लड़ाई करी और हमारे देश को आजाद किया. अब ये जो यहाँ पे आपको एक सॉन्ग दिख रहा है, ये आप पढ़िएगा. और इस सॉन्ग के बारे में ये बताया गया है कि दिस सॉन्ग वाज सung आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर. है ना, अमृतसर जो हमारे इंडिया में एक जगह है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था जिसको जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं, जिसमें एक ब्रिटिश जनरल था जिसका नाम था जनरल डायर. उसने बिल्कुल मासूम लोगों को, जो कि अनआर्म्ड थे, मतलब उनके पास बंदूक भी नहीं थी, उनके पास कोई हथियार नहीं था, और जो बिल्कुल शांति से एक मीटिंग कर रहे थे एक पार्क में, ठीक है, उनके ऊपर गोली चलवा दी. opened fire on a large group of unarmed peaceful
पीपल किलिंग मैनी एंड वाउंडिंग इवन मोर, बहुत सारे लोग इसमें क्या हो गए, घायल हो गए। मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और बहुत सारे लोग फिर मिलके, हिंदू हो गए, सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, अमीर गरीब सब मिलके इस जो ये जो बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था उसका अपोज करने के लिए ब्रिटिशर्स का बहुत प्रोटेस्ट किया गया, है ना, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। एंड दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड सung टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोस ब्रेव पीपल, और जितने भी लोग उस मैसेकर में मारे गए उनको याद करने के लिए और उनके सम्मान में ये गाना लिखा गया। और यहाँ पे ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में आपको यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं, और ये पिक्चर हैगी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच जब जवाहरलाल नेहरू ने दी थी 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ था, है ना, पंडित नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। और पंडित नेहरू ने एक बुक भी लिखी है, इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold। मतलब ये बताया कि इंडिया की जो यूनिटी है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने बस बोल दिया कि आप सबको मिलकर रहना है, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया की जो यूनिटी है ना, वो हमारे इंडिया के सभी लोगों के अंदर से एक फीलिंग आती है कि हम सब इंडिया के लोग हैं, हम सब यूनाइटेड हैं। The wider tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। हर तरह के लोगों को यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है ना। It was Nehru who coined the phrase unity in diversity, और unity in diversity नाम का जो एक बहुत फेमस फ्रेज है वो भी हमारे पंडित नेहरू ने दिया था। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity। और ये जो songs बनाए जाते थे, symbol बनाए जाते थे, यही हमारी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताते हैं हमको, और हमारी कंट्री के बहुत रिच ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि हमारी कंट्री कितनी डाइवर्स थी, और आज भी हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है, ठीक है। And India's national anthem composed by Rabindranath Tagore is another expression of the unity of India। और जो हमारा राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम जनगण मन, ठीक है, ये भी क्या बताता है, हमारे इंडिया की यूनिटी के बारे में बताता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।